हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम भारत की आज़ादी के बारे में, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है, तो चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब क्या है। देखो, ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म की अगर फीलिंग नहीं होती, देशभक्ति की भावना अगर लोगों में नहीं होती तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो आप ये कहोगे कि सर देशभक्ति की भावना आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन के स्ट्रगल के टाइम पे थोड़ी ना आई है, वो तो पहले से ही हमारे देश में थी। लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है कि गलत हो। हमारे देश में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर, देश के प्रति जो प्यार था, जो देशभक्ति की भावना थी, वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर आई है, शुरू से नहीं थी। शुरू से आपको एक जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि हमारा देश था ही नहीं। अब मैंने ये क्यों बोला, ये मैं इस लेक्चर में आपको आगे चलकर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म है क्या। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को, तभी आप जान पाओगे ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का जो पूरा का पूरा जो फेज था ये क्यों हुआ और पूरा देश यूनाइट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों लड़ने लगा। ठीक है, तो मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना कि वो भारत से नहीं हुई है, वो हुई है यूरोप से। यूरोप में जब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई, या जिसको हम बोले मॉडर्न नेशनलिज्म की जब फीलिंग लोगों के अंदर आई, तो उसकी वजह से नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर ये टर्म आई नेशन स्टेट्स। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मतलब पता है कि क्या डिफरेंस होता है 3 टर्म्स में, नेशन स्टेट और नेशन स्टेट, आपका आंसर हो सकता है कि ये हो कि सर तीनों का मतलब एक ही तो होता है, तीनों को कंट्री तो कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आपको बारीकी से इन 3 टर्म्स के बीच में मैं डिफरेंसेस को समझाता हूँ। देखो दोस्तों, नेशन का मतलब होता है लोग। शायद से आपको जानकर हैरानी हुई हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में अगर आप नेशन वर्ड को अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है लोग। जो लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं। अब जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो एक लैंड होगा, वो एक जोग्राफिकल टेरिटरी होगी। उसी जोग्राफिकल टेरिटरी को, उसी लैंड को जहाँ पर लोग रहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं, अपने कस्टम्स को, रीति रिवाज को, परंपराओं को डेवलप करते हैं। उस जोग्राफिकल टेरिटरी को, उस लैंड को हम लोग कहते हैं स्टेट। अब लोग हैं नेशन और लैंड है जोग्राफिकल टेरिटरी है स्टेट। इन दोनों टर्म्स को आप मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट। और अल्टीमेटली जो आप जिसको कंट्री कहते हो ना, कंट्री दोस्तों याद रखना ना ही नेशन होता है ना ही स्टेट होता है। अगर आपको किसी कंट्री को कंट्री कहना है तो आप उसको नेशन स्टेट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो नेशन स्टेट एक कंट्री को कहा जाता है जहां पर लोग यूनाइटेड होते हैं, या फिर उनके अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि फीलिंग होती है यूनिटी की। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को शेयर करते हैं। कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का मतलब क्या है, उनका इतिहास, उस जगह पर रहने वाले लोगों का इतिहास हो सकता है कि ऐसा हो जहां पर उन्होंने आज़ादी ली हो मिलकर किसी एक दूसरी टेरिटरी से, किसी एक दूसरी कंट्री से जो उनके ऊपर कब्जा करने आई हो, या वहाँ के लोग इस देश के ऊपर आ गए हों कब्जा करने के लिए। तो यानी कि लोगों का जो एक तरीके से बैकग्राउंड होता है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को लेकर के, उनके अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत सारे जो पॉलिटिकल आइडल्स होते हैं, इनकी जो भूख हो वो साथ होकर लोगों के बीच में उमड़ कर आई हो, जिसको पाने के लिए साथ मिलकर एक देश के लोगों ने मेहनत और मुशक्कत करी हो, यानी कि स्ट्रगल करा हो। ठीक है, तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना इन 3 टर्म्स में कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया। ठीक है, अब मॉडर्न नेशनलिज्म से पहले, जब ये मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत नहीं हुई थी, अभी हम इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दुनिया में मॉडर्न नेशनलिज्म की फिलॉसफी को जान रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, उसको एज अ पॉलिटिकल आइडल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत नहीं हुई थी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो इसकी फिलॉसफी इमर्ज नहीं हुई थी, या फिर लोगों के अंदर सिंपली देशभक्ति की जब भावना नहीं थी, तो लोग अपने आप को एसोसिएट कैसे करते थे।
लोग ना अपने आप को किसी कंट्री के साथ एसोसिएट नहीं करते थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आज के टाइम पर आपकी और मेरी एक प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है, तो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है कि आप और मैं, हम सब इंडियंस हैं। लेकिन ये चीज़ हम आज बोलते हैं। पहले के ज़माने के लोग जब उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी, तो वो अपने आप को कैसे एसोसिएट करते थे? वो अपने आप को अपने गांव से एसोसिएट करते थे। यानी कि अगर आप उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछोगे तो वो बता देते थे हम एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हैं। जिस राजा के किंगडम में वो रहते थे उससे वो एसोसिएट अपने आप को करते थे कि हम इस रियासत के बंदे हैं, इस पर्टिकुलर किंगडम के जो है वो पर्सन है, यहाँ के नागरिक हैं। वो अपने धर्म से भी अपने आप को एसोसिएट करते थे, और जो भी राजा उनका होता था या जो प्रिंस होता था, लोकल रूलर, जिसकी छत्र छाया में लोग रहते थे एक पर्टिकुलर किंगडम में, उसके नाम के साथ अपने आप को एसोसिएट करते थे। ठीक है। लेकिन नेशनलिज्म के बाद होता क्या है, जब ये देशभक्ति की भावना डेवलप हो जाती है तो लोग जो है अपने आप को देखते हैं एज वन नेशन। उनके बीच में, यानी कि जब बात आती है वन नेशन की, तो उनके बीच में यानी कि यूनिटी की जो फीलिंग है वो उभरकर और उमड़कर आने लगी थी। एक एग्जांपल देखो, पहले हो सकता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग से पहले कोई एक पर्सन ये कहे, अपने आप को एसोसिएट करे कि मैं एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करता हूं। लेकिन जैसे ही लोगों में देशभक्ति की भावना आई तो फिर लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं प्राउड तरीके से कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। ये एक एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब नेशनलिज्म ने लोगों की आइडेंटिटी को चेंज करा। कैसे? पहले लोगों की आइडेंटिटी अपने आप को लेकर इन सारे फैक्टर से एसोसिएटेड थी। बाद में नेशनलिज्म जो है उसने सिर्फ कंट्रीज बनाने का काम नहीं करा। ठीक है। नेशनलिज्म ने इस चीज को भी चेंज करा कि लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, और उनके अंदर क्या फीलिंग है, क्या सेंस है बिलोंगिंगनेस की, कि एक दूसरे के साथ वो एसोसिएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर अभी भी वो दूसरों को ऐसे ही देख रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करता है, या वो एक रियासत का पर्सन है, उसका राजा कोई और है, हमारा राजा कोई और है। नहीं, जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो लोगों के अंदर ये जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी ये भी बदल गई। लोगों के मन से, उनके हृदय से एक आवाज़ आई कि हम जो हैं बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर देश को, उसके बाद हम बिलोंग करते हैं किसी रियासत को, किसी किंगडम को, किसी गांव को, किसी शहर को, या किसी एक स्टेट को। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोगों की आइडेंटिटी की बात हो रही है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है लोग अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हो सकता है कि कोई एक पर्सन कहे कि मैं एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करता हूं, इस तरीके से पर्सन अपनी डेफिनेशन दे, अपना इंट्रोडक्शन दे। बाद में नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद पर्सन ये बोलने लगेगा प्राउड तरीके से कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। तो नेशनलिज्म एक ब्रॉड नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है, और ये सारी जो आइडेंटिटीज होती है इसको आप पैरोकियल, यानी कि आप इसको, इन सबको एक नैरो आइडेंटिटीज कह सकते हो। और जब आप अपने देश के साथ अपने आप को एसोसिएट करने लग जाते हो, वो वाली जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी एक ब्रॉड आइडेंटिटी। ठीक है। फिर लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो हम बात कर रहे थे, तो जब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों को अंदर उमड़ कर आती है, और जैसा कि यूरोप में और इंडिया में पास्ट में हुआ भी, तो लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को और दूसरे लोगों को देखते हैं कि हम सेम नेशन के लोग हैं। ठीक है। हम सेम नेशन स्टेट के लोग हैं, हम एक ही लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी, ब्रॉडर रूप में। जोग्राफिकल टेरिटरी तो देखो एक गांव, एक शहर, एक कोई किंगडम भी हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जोग्राफिकल टेरिटरी होती है एक कंट्री। तो लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्शन भी जो है वो भी उनके बीच में स्ट्रांग हो गया था। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है जब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आती है, और फिर लोग जो है अपनी लोकल और रीजनल आइडेंटिटीज को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूल जाते हैं, लेकिन उसको फिर नीचे दबा देते हैं, और लोगों के अंदर जो अपने आप को लेकर जो आइडेंटिटी इमर्ज होती है वो होती है नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है। तो आई होप आप मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब समझ गए होंगे। तो मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत जो है यूरोप में हुई थी, जिसकी वजह से बड़े सारे, मैंने आपको बताया कि नेशन स्टेट्स यानी कि कंट्रीज क्रिएट हुई थी, और इसी नेशनलिज्म की भावना ने चेंज करके रख दिया था लोगों के अंदर जो थॉट था, जो विचार था, कि पहले लोग अपने आप को एक नैरो, एक पैरोकियल आइडेंटिटी के बेसिस पर देखते थे, और बाद में उनके अंदर एक यूनाइटेड
नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हो गई थी कि हम पर्टिकुलर गांव या किंगडम या रियासत से बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में हमें एक लिंक देखने को मिलता है। देखो, एक पर्टिकुलर देश में, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, धर्म को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कास्ट को लेकर, रीजन को लेकर, रिलीजन को लेकर। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो भारत के अंदर एक धागे में पिरोए हुए हैं, एक बास्केट के अंदर वो समाये हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो लिंक है वो जो डेवलप हो सकता है वो नेशनलिज्म के थ्रू ही हो सकता है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर ऐसे ही हुआ था। ठीक है, अब बड़े सारे जो फैक्टर्स हैं उसने लोगों के बीच में नया लिंक जो है वो बनाया। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, और लोगों के अंदर एक नेशनल यूनिटी की जो भावना है वो उत्पन्न हुई, वो इमर्ज हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म को और बढ़ावा मिला? सबसे पहला है रोल ऑफ सिंबल्स एंड आइकन्स। नए नए सिंबल्स और नए नए आइकन्स ने लोगों के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी की जो फीलिंग थी उसको बर्थ दिया। सिंबल्स देश को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोगों के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया स्पेसिफिक यहाँ पर एग्जांपल्स को पकड़ें, हमारा नेशनल फ्लैग हमारे देश की पहचान है, हमारा नेशनल एंथम हमारे देश की पहचान है। हम अपने देश को, पूरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को, भारत को हम माता के रूप में देखते हैं, ना कि भारत को पिता के रूप में देखते हैं। तो हम उसको गॉडेस के रूप में पूजते हैं पूरी की पूरी कंट्री को। तो हमारे यहाँ जो चित्र भारत का बनाया जाता है गॉडेस के रूप में, वो भारत माता का बनाया जाता है। चरखा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था आज़ादी की लड़ाई में, जिसको महात्मा गांधी ने और ज़्यादा प्रचलित करा था, और ज़्यादा फेमस करा था। और हमारे जो नेशनल एम्बलम्स हैं, जैसे सत्यमेव जयते, ये अशोकन पिलर है। ठीक है, उससे बोरो करा गया ये हमारा नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते, जो कि मुंडका उपनिषद से बोरो करा गया था एंशिएंट पास्ट में, उसमें लिखा हुआ था इसके बारे में। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये हम इंडियंस ही इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ये हम इंडियंस के अंदर ही हमारे देश की भावना को उजागर कर सकते हैं। बाहर वाले कोई और पर्सन किसी और देश का आएगा वो इनको नहीं समझ सकता है। तो ये हो सकता है कि आपको लगे कि इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो नहीं है सर, ये सिंबल्स के थ्रू लोग एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट करने लगेंगे। लेकिन मॉडर्न नेशनलिज्म जब इंडिया के अंदर पनप रहा था, वो बर्थ ले रहा था, तो इसने भी बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। कैसे, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो इन सिंबल्स की वजह से लोग जो हैं उन्होंने यूनाइटेड तरीके से एक दूसरे के साथ फील करा, इमोशनल कनेक्शन बेसिकली उनके अंदर डेवलप हुआ एक दूसरे को लेकर। दे फील यूनाइटेड विद वन अनदर एंड दे कनेक्टेड इमोशनली विद वन अनदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म को भारत के अंदर बढ़ावा दिया, वो था रोल ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, अच्छा, वैसे ये जो फैक्टर्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये मॉडर्न नेशनलिज्म के कारण सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स मैंने इंडिया स्पेसिफिक लिखे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला वाला जो चैप्टर है उसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर स्पेसिफिक एक कॉन्टिनेंट की बात करी गई है, यूरोप, और उसके अंदर जो कंट्रीज हैं उसके एग्जाम्पल से आपको नेशनलिज्म समझाया गया है। यहाँ पर क्योंकि हमें इंडिया के बारे में बात करनी है तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने इंडिया को कनेक्ट करते हुए लिखे हैं। ठीक है, तो सॉन्ग्स जो हैं वो भी लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपने देश को प्यार करें, वो यूनाइटेड फील करें, और वो अपने देश के लिए कुर्बानी दे सके, जान दे सके। ठीक है, फ्रीडम के लिए वो सेक्रीफाइस कर सके। यहाँ पर देश की फ्रीडम की बात हो रही है। तो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो हमारे नेशनल सॉन्ग्स थे वो एक पावरफुल टूल बने लोगों को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर है हमारा रोल ऑफ आइडियाज़। नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड होता है नए नए आइडियाज़ के थ्रू भी। लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा था कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में मिसिंग हैं अगर वो किसी राजा के छत्र छाया के अंदर पल रहे हैं, ठीक, किसी किंगडम का पार्ट है, किसी प्रिंसली स्टेट, किसी रियासत का पार्ट है। ये सब चीज़ें हमारे देश में कॉमन तरीके से हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। ये इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर ये आइडियाज़ जो है ये उजागर हुए थे। अब कौन से थे वो आइडियाज़? फ्रीडम, इक्वालिटी, सेल्फ रूल, कि हम पर कोई और कंट्री के लोग आकर राज ना करें, हम खुद ही
हिंदुस्तानी जो है उसको एक हिंदुस्तानी ही रूल करे, चाहे भले ही वो राजा हो, ठीक है। लोगों के अंदर ना उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज की तरह डेमोक्रेसी की एकदम से भावना नहीं थी। भारत के लोग जानते भी नहीं थे कि डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो बेसिकली हम अपने प्रतिनिधियों की बात कर रहे होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे होते हैं कि जो जनता है एक पर्टिकुलर एरिया की, वो कुछ लोगों को चुनेगी जो कि उनके बिहाफ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, और वो चुनावी प्रक्रिया से होगा, इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू होगा। 5 साल के लिए हम उन लीडर्स को रखेंगे, हम उनके काम को रिव्यू करेंगे, अगर हमें उनका काम अच्छा लगता है हम फिर से उनको 5 साल के लिए जिता देंगे, अदरवाइज हम किसी और को ले आएंगे सत्ता में, पावर में, ठीक है। तो स्वराज का मतलब ये है, हम ये चाहते थे उस टाइम पर कि जो बाहर के यूरोपियन रूलर्स हम पे रूल करने आए थे, जैसे ब्रिटिश हुकूमत, वो हम पे रूल ना करें, हमारे लिए कोई कायदे कानून अगर बनाए तो वो एक हिंदुस्तानी ही होना चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप हुई, और पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना जो है ये डेवलप हुई। अब ये जो आइडियाज हैं इन्होंने इनकरेज करा लोगों को कि वो साथ में काम करें, ताकि अंग्रेज जो है वो हमारा देश छोड़कर भाग जाए, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इन सब ने मिलकर आवाज उठाई हमारे देश में, ठीक है। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है रीडिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ये जो नए नए सिंबल्स और जो आइकन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, नए सॉन्ग्स, ये जो आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर जो इमर्ज हुए नए नए आइडियाज, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, स्वराज का कंसेप्ट, इसने कम्युनिटीज की बाउंड्रीज को भी रीडिफाइन करा। कैसे रीडिफाइन करा? पहले लोग अपने आप को एसोसिएट करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने धर्म के साथ, अपनी कास्ट के साथ, अपने रीजन के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ। ये आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर भी लोग ऐसे ही एसोसिएट अपने आप को कर रहे थे, आज भी ऐसे करते हैं। लेकिन उस टाइम पर लोगों के अंदर इन सारी आइडेंटिटीज के अलावा जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो मिसिंग थी वो थी नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म की भावना ने, ठीक है, ये बाउंड्रीज को जो है वो एक्सपेंड कर दिया कि इन बाउंड्रीज, ये जो आइडेंटिटीज है बेसिकली इसको बाउंड्रीज कहा जा रहा है, कि इनके अलावा जो टॉप नॉच की जो आइडेंटिटी है लोगों के अंदर, जो नेशनल आइडेंटिटी है, उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट देयर लोकल कम्युनिटी, लोग जो हैं वो अपने आप को ऐसा देखने लगे नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद कि वो नागरिक हैं एक पर्टिकुलर देश के, दे बिलोंग टू वन नेशन स्टेट, दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो इन सिंबल्स, इन सॉन्ग्स, इन आइडियाज के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हुई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक शेयर्ड आइडेंटिटी डेवलप हुई, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की भावना उनके अंदर डेवलप हुई, जिसने देश को यूनाइट करा। और लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, रीजन को लेकर, भाषाओं को लेकर, उन डिफरेंसेस जो थे, अब देखो डिफरेंसेस एक रियलिटी होता है कि जैसे आप किसी और रीजन से बिलोंग करते हो, मैं किसी और रीजन से बिलोंग करता हूँ, आप हो सकता है कोई और भाषा बोलते हो, मैं कोई और भाषा बोलता हूँ, आपकी कास्ट कुछ और हो, मेरी कास्ट कुछ और हो। ये सारे डिफरेंसेस वास्तविकता होते हैं, रियलिटी होते हैं, जो कि आपके और मेरे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन डिफरेंसेस को भुलाते हुए लोगों की यहाँ पर एक ही कॉमन आवाज़ जो थी वो डेवलप हुई, वो थी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, जिसके लिए हमारा पूरा देश जो है वो साथ मिलकर खड़ा हुआ इस टाइम पर, आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, लैंग्वेज के, रीजन के और ऑक्यूपेशन के जो लोग थे, उन्होंने नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फीलिंग जो है वो डेवलप करी, जिसको हम सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को देखा दैट दे बिलोंग टू अ वन पर्टिकुलर नेशन, यानी कि वो एक ही, अलग अलग कम्युनिटीज होने के बावजूद भी वो एक ही देश का पार्ट है, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। ये हमारी मेजर अचीवमेंट थी नेशनलिज्म की, ठीक है। देशभक्ति की जो भावना डेवलप हुई, तो उसने अपना जो असर दिखाया वो इस फॉर्म में दिखाया कि लोग जो हैं वो अपने आप को देश का पार्ट मान रहे थे, ना कि वो अपने आप को फिर ऐसे एसोसिएट कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कि हमारी जो कास्ट है वही हमारे लिए प्राइमरी फैक्टर है, हमारी जो भाषा है वही हमारे लिए प्राइमरी फैक्टर है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है, हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वही हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है। इसको छोड़कर लोगों ने ये देखा कि ये जो है हमारा देश है, हमारा लैंड है, यहाँ पर हमारा ही रूल होना चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को या गवर्नमेंट को नियुक्त कर भी रहे हैं जो हमारे बिहाफ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, ना कि गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज होना चाहिए, ठीक है।
अब भारत के अंदर जैसी ये जागरूकता आई तो लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो इमर्ज होने लगी। नेशनल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? पूरे देश के लोगों में ये वाली जागरूकता आई कि हमें अंग्रेजों को मिलकर भगाना है, किसी एक दो के इनिशिएटिव से काम नहीं होगा। हमें अगर कल को हमारा देश वापस चाहिए अपने हाथों में, स्वराज्य के कंसेप्ट को अगर हमें फुली तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए सबको साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी सारी कंट्रीज में ये जो प्रोसेस था नेशनल आइडेंटिटी का, ये एक लंबा प्रोसेस था। इसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म की जो भावना होती है वो एकदम से उजागर नहीं होती है, क्योंकि देखो लोगों को आप डरा धमकाकर मारकर पीटकर थोड़ी ना देश के प्रति प्यार उजागर उनके मन से कर लोगे। ये चीज उनके मन से खुद से उमड़ कर आनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, ये क्विक प्रोसेस नहीं होता। इसके रिजल्ट्स आपको एकदम क्विकली नहीं मिलते हैं। तो ये ग्रेजुअली का मतलब ये होता है, जैसे आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, हम एक वर्ड लिखते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके जो है ओवर मेनी ईयर्स ये सब चीजें डेवलप हुई। ठीक है, कैसे नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई? धीरे धीरे करके थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। बड़े सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इसके लिए काम करा, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, जैसे सती प्रथा को खत्म करना, विडो री मैरिज को प्रमोट करना। इन सब इनिशिएटिव्स के थ्रू कल्चरल मूवमेंट्स हुई और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। जब लोगों को ये पता लगा, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने, जैसे मुसलमानों का एक इशू था, खलीफा का एक इशू था, तो उसके अंदर उनकी एक मूवमेंट चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर लिया था, ताकि हिंदू और मुसलमानों की जो यूनिटी है वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बॉन्डिंग उनके अंदर बने, और हिंदुओं की आवाज़ और मुसलमानों की आवाज़ साथ मिलकर ऐसा रंग लेकर आए, ऐसा आउटकम निकाले कि वो कैसे भी करके टूट ना सके, और अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी, जो गेम खेलते आए थे, ठीक है, उसके लिए उनको हम एक बैकफायर करें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी काम करी भी गांधी जी की, लेकिन बाद में आगे चलकर पार्टीशन के प्रोसेस के बाद दोबारा से ये जो मतभेद है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो दोबारा से शुरू हो गया था। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जैसे सुनते रहते हो कि गांधी एक बुरे पर्सन थे, ठीक है, गांधी ने ये करा वो करा, तो आप अज्ञानी बात करते हो सकता है, ठीक है, आपको पूरी चीज़ पता ना हो। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, गांधी जी को, बापू को कभी भी गाली मत दिया करो। उसका रीज़न मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। देखो क्या है कि आपके पास ये जो गड्डियाँ होती है ना पैसों की, इस पर आप कुछ भी कर लो, फोटो तो देखो गांधी जी की रहेगी, है ना, गांधी जी की ही फोटो आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी। आप कितनी भी उनसे नफरत कर लो, आप नोट से गांधी जी को नहीं भगा सकते। तो गांधी को गाली देने का मतलब है कि आप एक तरीके से लक्ष्मी को गाली दे रहे हो। तो गांधी को मत कोसा करो, आपके पास पैसों की जो है वो किल्लत रहेगी। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप 6 महीने के लिए गांधी की फ़िलॉसफी को समझने की कोशिश करो। इस चैप्टर के बाद कुछ बुक्स पढ़ो उनके ऊपर, और मैं भी आपको बताऊंगा, मैं गांधी के थ्रू अगर आपकी नफरत है उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। एक बैलेंस व्यू दूंगा मैं आपको। कोई भी पर्सन, देखो आप हो, मैं हूँ, पृथ्वी का कोई भी पर्सन हो, पूरी तरीके से कोई सही नहीं होता, पूरी तरीके से कोई गलत नहीं होता। सेम जो चीज़ है वो महात्मा गांधी के साथ है। और अगर आपको गांधी को कोसने का मन करता है, आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा था वैसा था, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूँ कि फिर आप अपनी औकात ऐसे बढ़ा लो कि आप इस फोटो को रिप्लेस कर सको, कि कल को ऐसे नोट बने भारत के अंदर जिसके ऊपर आपकी फोटो, अगर इतनी औकात अगर आप बना सकते हो अपनी, बुरा मत मानना मेरी बातों का, फैमिली समझ के मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी औकात है कि आप इस पर्सन को रिप्लेस कर सकते हो नोट से, ठीक है, और नोट पे आने के बाद लोग आपको कभी गाली नहीं देंगे, तो फिर आप गांधी को कोसो, तो वो फिर एक जस्टिफाइड पॉइंट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो नेशनलिज्म है भारत के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से पनपता है इंडिया के अंदर। जैसा कि दूसरी कॉलोनीज में हुआ, कौन सी कॉलोनीज की हम यहाँ पर बात करें? अच्छा, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जब कोई बाहर का देश आकर किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम पर रूल करने कौन आया? हम पर रूल करने आया इंग्लैंड, है ना, कुछ भी कह लो आप, इंग्लैंड कह लो, यूके कह लो, ब्रिटेन कह लो, ठीक है, हम पे रूल करने आया। प्रॉपर अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो
हमें बोलना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन हम पर रूल करने आया, तो ब्रिटेन को आप कहोगे कि वो था कोलोनाइजर। ये मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, कोलोनाइजर। और इंडिया जिसके ऊपर ब्रिटेन ने अपनी हुकूमत जमा ली थी, उसके ऊपर कब्जा करा ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों ने, तो इंडिया जो है वो बन गया ब्रिटेन की कॉलोनी। ठीक है। तो जब भी आपके सामने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में वर्ड आता है कॉलोनी, तो कॉलोनी का मतलब ये होता है कि वो देश गुलाम का पार्ट है। बहुत एक कंट्री हो सकता है कि बहुत सारे देशों को गुलाम बनाए, तो वो वन ऑफ द ऐसी कंट्री है जो कि किसी दूसरी कंट्री के अंतर्गत गुलामी जो है वो सहन कर रही है, उसके लोग जो है वो गुलामी सहन कर रहे हैं, पूरा देश जो है वो किसी और देश की पकड़ में है, उनके हाथों में है। ठीक है। तो इंडिया के अंदर बाकी दूसरी कॉलोनीज की तरह, अब यहां पर हम कौन सी कॉलोनीज को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन पावर्स ने मेनली ये दो कॉन्टिनेंट्स जो हैं, एशिया और अफ्रीका, इनकी बहुत सारी कंट्रीज को गुलाम बना रखा था। ठीक है। तो इन सारी कॉलोनीज में जो मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो एक फैक्टर के साथ कनेक्टेड है कि एशिया का आप एक्सपीरियंसेस देख लो, एशियन कंट्रीज का अगर आप एक्सपीरियंसेस देख लो, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज का अगर आप एक्सपीरियंसेस देख लो, तो उन सबके एक्सपीरियंस में आपको एक कॉमन थ्रेड जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि इन देशों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना जो इमर्ज होकर आई है, वो आई है इनकी आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर। और उस आज़ादी की लड़ाई को हम जैसे कहते हैं ना, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे बहुत सारी कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल होगा आज़ादी को पाने के लिए, तो उसके लिए आप एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियलिज्म मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा फंडा होता है जहां पर एक कंट्री जो कि कॉलोनाइजर है किसी और कंट्री के ऊपर कब्जा करने आती है। जब वो कब्जा कर लेती है तो जिसके ऊपर कब्जा हो चुका होता है उसको हम कहते हैं कॉलोनी। अब अगर हमारा देश अगर कॉलोनी बन चुका है तो हमें दोबारा से आज़ादी चाहिए अपने देश के लिए, तो हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यूज करेंगे, लॉन्च करेंगे, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल आप उसको बोल सकते हो। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि हमें कॉलोनाइजर को भगाना है, हमारे ऊपर जो कॉलोनी का जो टैग है हमें उसको हटाना है। तो इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का नेचर क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई। ठीक है। तो जिस कंट्री की आज़ादी की लड़ाई होगी आप उसके आगे फ्रीडम स्ट्रगल लगा दोगे। जैसे अगर इंडिया की आज़ादी की लड़ाई की आप बात करें तो आप उसको बोलोगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है। साउथ अफ्रीका की अगर आप आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे की अगर आप आज़ादी की बात कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है। तो कॉमन जो टर्म होता है, अगर आपको किसी कंट्री को पिन पॉइंट ना करके आज़ादी की लड़ाई अगर आपको बोलना है तो आप एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री बोलकर एक रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब यह था भारत के अंदर और दूसरे देश जो कि अफ्रीका और एशिया से जो बिलोंग करते थे, वहां पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो उमड़ कर आई, वो उमड़ कर आई उनकी देश की आज़ादी की लड़ाई के फेज के टाइम पर। इसका मतलब ये था कि इंडिया का जो नेशनलिज्म का जो एक्सपीरियंस था, या भारत के अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना डेवलप हुई, वो बहुत अलग तरीके से डेवलप हुई है एज कम्पेयर टू यूरोप। पहला चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। लेकिन नेशनलिज्म की जो भावना है, जो एक मतलब होता, तो उसका मतलब देखो यही है कि देश से प्यार करना, लेकिन उसका जो तरीका था वो यूरोप में के लोगों को देशभक्ति की भावना उनके मन के अंदर से उजागर हो गई, उनकी साइकोलॉजी ऐसे वर्क करने लगी, ये तो हमारा देश है, ठीक है, और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वहाँ पर उस देश के ऊपर किसी ने भी कब्जा नहीं कर रखा था, हमारे देश पे कब्जा कर रखा था हमें, और बहुत सारी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को कॉलोनी बना रखा था बहुत सारी यूरोपियन पावर्स ने। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारा एक्सपीरियंस कॉलोनियलिज्म का यूरोपियन एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग है। कैसे अलग है, देखो यूरोप में जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्रीज़ के लोगों के बीच में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बड़ी सारी कंट्रीज़ थी, इटली, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, ये ब्रिटेन खुद। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ थी वहाँ पर उनको कॉलोनी नहीं बनाया गया था। तो वहाँ पर लोगों के अंदर फिर नेशनलिज्म का जो फंडा है वो कैसे डेवलप हुआ, देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एक वन ऑफ द तरीका होता है जिसके थ्रू लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक प्यार उमड़ कर आ सकता है, या फिर एटलीस्ट लोग इतना एक्सेप्ट करें कि हम एक देश का पार्ट है, एक कंट्री है, एक लैंड है, एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि हमारी है। वहाँ पर किसी और को हक नहीं बनता कि वो लोग वहाँ पर आ जाएं और कब्जा कर लें। ठीक है। तो यूरोप के अंदर क्या था,
यूरोप के अंदर लोगों को दिक्कत थी मिली भगत से, जो कि राजा और चर्च के बीच में चलती थी। लोग वहां पर एक ही चीज गा रहे थे, एक ही चीज के पीछे रोना रोना मचाते थे, वो था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। उनका ये मानना था कि राजा जो है, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका जो दरबार है, जो नोबल्स हैं, वो करप्ट हो चुके हैं। जो चर्च है वो एक मेन रूलिंग अथॉरिटी है, जो कि राजा को बेसिकली उसके साथ एक पार्टनरशिप करके जनता का शोषण करा जाता है वहां पर, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो लोग जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। यानी कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी के भूखे थे। हमारे देश में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कोई जानता ही नहीं था, और ना हमने कभी डेमोक्रेसी के पीछे कभी लड़ाई करी। लोग जो पुराने हिंदुस्तान में रह रहे थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो किसी न किसी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वो एक रियासत का पार्ट थे, वो किसी प्रिंसली स्टेट का पार्ट थे। लोग अपने आप को एसोसिएट करते थे कि हम एक राजा के किंगडम में रह रहे हैं। उनका राजा चाहे कैसा भी था, अत्याचारी था या कुछ भी था, लोगों ने लेकिन कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं करी। आप चलो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फेस को छोड़ दो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हिंदुस्तान में। आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के फेस को देख लो, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के फेस को देख लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फेस को देखो। अशोक जो राजा था, मौर्य एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर था, या फिर जब मुसलमानों का जो रूल शुरू हुआ मेडिवल इंडिया के टाइम पर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, और ना जाने कितने कितने एम्पायर, कितने कितने किंगडम रह चुके हैं, लेकिन कभी भी लोगों ने डेमोक्रेसी को लेकर या राजा को रिप्लेस हमें करना है इस चीज़ के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। लोग जैसा था, जैसा सिस्टम उनको सही था, बुरा था उनके लिए, वो उसको सहन करते रहते थे। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ क्या होती है। ये जो भावना थी, अगेन ये डेमोक्रेसी की भावना नहीं थी, देश के प्रति जो प्यार करने की जो भावना थी। लोग अभी तक अपने राज्य से प्यार करते थे, अपने किंगडम से प्यार करते थे, अपने राजा से प्यार करते थे, अपने कास्ट से प्यार करते थे, अपनी धर्म से प्यार करते थे, अपनी भाषा से प्यार करते थे, जिस रीजन से वो बिलोंग करते थे उससे प्यार करते थे। लेकिन देशभक्ति जैसी कोई चीज की भावना थी नहीं उसके अंदर, उनके अंदर, लोगों के अंदर। पहली बार ये आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर भारत और बहुत सारी कंट्रीज, भारत जैसी जो कि एशिया और अफ्रीका का पार्ट थी, उनके अंदर ये चीज उजागर हुई जब उनको गुलामी सहन करनी पड़ी। यूरोप के अंदर ये चीज अलग थी, वहां पर लोगों की डिमांड थी कि राजा का कॉन्सेप्ट ही हट जाए और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाए, ठीक है। तो अनलाइक यूरोप, मॉडर्न नेशनलिज्म जो भारत के अंदर डेवलप होता है, जो ग्रो होता है, वो डेवलप हुआ जब हम कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई का जो था दौर चल रहा था, फेज चल रहा था, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमारे देश में एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई थी जहां पर लोग जो थे, पूरे देश के जो लोग थे, वो एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने स्ट्रगल करा कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को खत्म करना है हमें भारत से, और अंग्रेजों को बोरिया बिस्तरा अपना पैक करके वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए, ठीक है। लोग जो थे वो यूनाइट हुए, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे। किससे आज़ादी चाहते थे? ब्रिटिश हुकूमत से, ब्रिटिश की डोमिनेशन से आज़ादी वो चाहते थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना जो है वो पैदा हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। डिटेल तरीके से इसको समझते हैं। लोगों ने डिस्कवर करा, कब डिस्कवर करा? जब वो लड़ रहे थे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, कि हमें एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा। अब यही वो यूनिटी की फीलिंग थी जिसने हिंदू मुसलमानों को जोड़ा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है। जिसने अलग अलग रीजन के लोगों को जोड़ा, चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे केरला कर्नाटका के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, बिहार के लोग हों, एमपी यूपी के लोग हों, सबको दिक्कत थी अंग्रेज़ों से, ठीक है। वैसे अंग्रेज़ों को हटाने के लिए एक प्रयास बहुत पहले भी करा गया था 1857 में, जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन सब ने अब अलग अलग रीजन से, ये लोग अलग अलग रीजन के एक प्रोमिनेंट अपने रूलर्स थे। मंगल पांडे जैसे एक सिपाही था आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में वो काम करता था। तो उस टाइम पर भी पूरा देश हमारा, जितना अलग अलग रीजन्स के लोग खड़े हो सकते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वो खड़े होते हैं। लेकिन वो जो रिवोल्ट था 1857 का, जिसको हम इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं, तो वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो अंग्रेज़ों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर देश के विभिन्न बहुत अलग अलग जो रीजन्स, जो विभिन्न रीजन्स थे, डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे वो खड़े हुए थे साथ में। वहाँ के प्रोमिनेंट रूलर्स
वहाँ के राजा महाराजा, वहाँ की रानियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉम्प्रीहेंसिव या डिटेल्ड मैनर का स्ट्रगल नहीं था जो कि इस टाइम पर, भारत की आज़ादी के टाइम पर 1920s के बाद हुआ हमारे देश में। ठीक है, वेरियस मूवमेंट्स के तौर पर, जैसे दो पर्टिकुलर मूवमेंट्स के नाम तो आप जानते ही होंगे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट हमें पता लग गया था कि अब अंग्रेज़ों का टाइम आ गया है देश को छोड़ने का। ठीक है, तो इंडियंस जो थे, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड्स में, कि अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन इस टाइम पर उनकी एक कॉमन स्ट्रगल इस बात को लेकर थी कि उन सबको यूनाइट होना ही पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये जो यूनिटी थी, यही यूनिटी, यही एकता की भावना लोगों के बीच में इमर्ज होती है एज इंडियन नेशनलिज्म, कि वो देश के प्रति अगर प्यार दिखाएंगे तभी सब लोग अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अलग अलग जो लोगों की रीजनल आइडेंटिटी है उसको छोड़कर देश के प्रति जो उनकी फीलिंग है, जब वो इमर्ज होगी, देश के प्रति जो प्यार इमर्ज होगा, तो ही अंग्रेज यहाँ से इस देश से भाग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सारे लोगों में ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक देश के प्रति प्यार नहीं आया था। अब कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, ना जाने कितने राज्यों के जो लोग थे, उन सबके बीच में एकदम से ऐसा 1920s में, ये 1900s के डिकेड्स में ऐसा क्या हुआ उस सेंचुरी में कि एकदम से जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। इससे पहले नहीं हुए थे, इससे पहले किसी के भी खिलाफ नहीं हुए थे। मुगल एम्पायर का रूल देख लो आप, दिल्ली सल्तनत का रूल देख लो, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। तो हुआ क्या? देखो, अंग्रेज जिस तरीके से रूल करते थे वो करते थे लोगों का शोषण, और लोगों को ये चीज़ फील भी हो रही थी, समझ में भी आ रही थी, बस उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि यार मैं अगर कुछ बोलूँगा, साथ वाला अगर मेरे नहीं बोला कि ये चीज़ गलत है, आप अत्याचारी हो, आप अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हो, तो वो मुझे मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, जेल में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन जब लोगों को ये पता लगा कि जिस तरीके से हम सफ़र कर रहे हैं अपने इलाके में अंग्रेज़ी हुकूमत की वजह से, ऐसे और भी लोग हैं जो कि अंग्रेज़ों के रूल के अंडर ऑपरेशन जो है वो सहन कर रहे हैं, कि अंग्रेज उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण कर रहे हैं, उनके रीजन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वहाँ देश के जितने सोना चांदी है, जितना धन है, उसको इंग्लैंड की महारानी को खुश करने में लगे हुए हैं। ये सारा का सारा जो एम्पायर है, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है, उसकी तरक्की में हमारे देश का जो धन है वो यूज़ हो रहा है, और हम जो है, हमारी हालत बद से बदतर हो गई है। जब लोगों को ऐसा लगा कि यार हमारे जैसे जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग जो हैं, एग्जांपल के तौर पर आप मान लो कि जब उनको ऐसा लगा हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो और भी लोगों के साथ गलत हो रहा है, जब लोगों के बीच में चर्चा हुई कि यार तेरे साथ भी गलत हो रहा है, हाँ यार मेरे साथ भी गलत हो रहा है, उसने बोला मेरे साथ भी गलत हो रहा है, तो देश के लोगों को पता लगा कि अंग्रेज़ों के रूल का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पर भी पॉजिटिव है ही नहीं, हर जगह पर नेगेटिव है, एक्सप्लॉइटेड नेचर का है, ऑपरेस नेचर का है, हमारा हैरेसमेंट होता है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वहाँ से सोना लूट कर ब्रिटेन जो है वो भिजवाया जा रहा है। तो ये जो फीलिंग थी और सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड नेचर जो लोगों को लगा, ठीक है, अंडर कॉलोनियल रूल, इसने लोगों को एक शेयर्ड बॉन्ड की फीलिंग दी, एक शेयर्ड बॉन्डिंग की फीलिंग दी लोगों को। ठीक है, जिसने, इस बॉन्डिंग ने लोगों को एक ही धागे के अंदर पिरो दिया कि सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं अंग्रेजी हुकूमत के अंदर वो सब लोगों के सेम है, चाहे भले ही वो किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। तो लोगों को लगा हमारे सबके एक्सपीरियंसेस जो हैं ऑपरेस्ड रूल के, एक्सप्लॉइटेड रूल के, अंग्रेज़ों के अंतर्गत बिल्कुल सेम है। ठीक है, जिसने अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ दिया। अब ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों को समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ों के रूल के अंतर्गत हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है बिल्कुल अनफेयर तरीके से, हमें अनफेयर तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, हमारे रीजन को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, हमारे रीजन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कुछ ऑपरेशन के अंडर ब्रिटिश रूल? अंग्रेज बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लिवाया करते थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दी थी क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते थे अलग अलग रीजन का। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन वो करते थे कि किसको राजा बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते थे। और उनके पास इतनी पावर भी थी कि जिसको वो चाहेंगे
जिस रीजन का वो चाहेंगे उसको राजा वहां का बनवा देंगे, और जिसको वो हटाना चाहेंगे जब मर्जी वो हटवा सकते हैं, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये करते थे, और इन्होंने फ्रीडम जो है वो कंप्लीट तरीके से इंडियंस की रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी, ठीक है। तो ये जो नेशनल कॉन्शियसनेस है भारत के अंदर डेवलप होती है थ्रू स्ट्रगल, यूनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कि सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं अंग्रेजी रूल के अंतर्गत, वो सबके सेम है, ठीक है। जिसने बेसिकली एक नींव रखने का काम करा, एक फाउंडेशन रखने का काम करा कि लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी मिली। अब ये जो नेशनल कॉन्शियसनेस है ये क्या, मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले हम इसका। नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो एक अवेयरनेस है, ठीक है, अमंग पीपल, कि वो एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं और उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए साथ मिलकर आवाज उठानी है, साथ मिलकर कदम उठाना है और साथ मिलकर काम करना है। तो ये जो यूनिटी की जो फीलिंग है और लोगों के बीच में इस यूनिटी को लेकर जो बॉन्ड डेवलप हुआ, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो कनेक्शन डेवलप हुआ, इसी की वजह से पूरी की पूरी जो हमारे देश की ये जो जनता थी ये उमड़ कर उभर कर खड़ी हुई अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। दिस इज हाउ नेशनल कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम दोस्तों बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थे, कि सबके एक्सपीरियंसेस एक बात की तरफ इशारा करते थे कि जो अंग्रेज हैं उनका रूल ऐसा है कि लोगों को ऑप्रेस करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है। अब वहीं पर अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करें तो हमें समझ में आएगा अलग अलग कैटेगरी के जो लोग थे, कैटेगरी मतलब यहाँ पर हम धर्म की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, भाषा बोलने वाले जो लोग हैं अलग अलग, बहुत सारे मतलब जो डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर, तो लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे। देखो एक कॉमन एक्सपीरियंस तो यही था कि एक्सप्लॉइटेड नेचर था अंग्रेजों के रूल का, ये लोगों को समझ में आ गया था। अंग्रेजों का रूल लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, लोगों का शोषण करते हैं अंग्रेज, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सारे लोगों को समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा पिन पॉइंट होकर बात करें तो लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे और सबका आइडिया अलग था फ्रीडम का, लेकिन सबको चाहिए था एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन वॉइस। तो सब एक दूसरे के साथ मिल गए। सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले टॉपिक में कि ये लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे कैसे, और अंग्रेजों को इस देश से भगाने के पीछे उनकी क्या रुचि थी, वो क्या चाहते थे, ठीक है। तो देखो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, सबने सेम सफर तो करा देखो अंग्रेजों के रूल के अंतर्गत, लेकिन सेम तरीके से सफर नहीं करा। नॉट एवरीवन सफर्ड इन द सेम वे। अलग अलग क्लासेस और ग्रुप्स के जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में कॉलोनियलिज्म को, यानी कि अंग्रेजों के रूल को और उसके इम्पैक्ट को अलग तरीके से फील करा, और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को। फार्मर्स की क्या दिक्कत थी? फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू, फार्मर्स के ऊपर लैंड रेवेन्यू बहुत हाई इंपोज करा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उनको टैक्सेस बहुत हाई पे करने पड़ते थे, और फसल चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह के अंदर, नई नई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, इन्वेंशंस के अंदर अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन जीरो था। फार्मर्स की हालत बद से बदतर थी, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान, इतना ज़्यादा उनके ऊपर बोझ आ जाता था, वो दब जाते थे कि वो आत्महत्या कर लेते थे। तो फार्मर्स की दिक्कत थी हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड, ठीक है, उनसे लिया जाता था। वर्कर्स जो थे उनको मिलती थी पुअर वेजेस, ठीक है, अच्छी सैलरी नहीं मिलना। इंडस्ट्रीज जो थे वो ब्रिटिश गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो ऐसे गुड्स बनाना चाहते थे जो हमारे देश में बिके। वो फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनते थे, एक तो वो हाईफाई इंडस्ट्रीज थी, उन हाईफाई इंडस्ट्रीज में हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स थी, धड़ाधड़ जल्दी करके गुड्स बनते थे, और वो इतने सारे गुड्स इतने चीपर रेट्स पर इंडिया के अंदर डंप कर देते थे। अब जो वो गुड्स को कोई खरीदेगा, चीप है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के हमें दिख रहे हैं और जल्दी जल्दी उनकी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जो पूरा का पूरा उन गुड्स को बेचने के बाद जो रकम है वो अंग्रेजों के पास आ जाती थी, और अंग्रेज उस रकम को इंग्लैंड तक और इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचा देते थे और अपनी जेबें भी भर लेते थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो इंडिया के थे वो इस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहते थे। स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जो थे
उनको चाहिए थे पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, कि अगर कोई लेखक जो है वो कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई पोएट जो है, कोई राइटर जो है वो कुछ भी लिख रहा है, आप इस चैप्टर में आगे चल के जानोगे, अंग्रेजों ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास करा था आगे चलकर के अगर आपने कुछ भी छापा अखबार में, मैगजीन्स में, कोई भी इश्तिहार अगर आपने निकाला, एडिटोरियल निकाला, आर्टिकल निकाला जिसमें हमारी आपने अवहेलना करी हुई है, बुराइयां करी हुई हैं, आपको वो प्रिंट करवाने से पहले हमसे क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। और अगर उसमें कुछ भी फालतू का कोई भी बकवास जो हमारे खिलाफ करी गई अगर वो पाई गई तो लोगों को बेल भी नहीं मिलती थी और 2 साल के लिए, उससे भी ज़्यादा साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो लोगों के पॉलिटिकल राइट जो थे वो अंग्रेज़ों ने पूरी की पूरी तरीके से छीन लिए थे, ठीक है। अब अलग अलग आइडिया भी था लोगों का फ्रीडम का, मतलब जो लोग ये यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं ये इनका एक्सपीरियंस हो गया। तो आइडिया फ्रीडम का मतलब क्या, ये आज़ादी क्यों चाहते थे देश की, कि अंग्रेज चले जाएं, देश आज़ाद होने का मतलब है कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो लोगों की प्रॉब्लम क्योंकि डिफरेंट थी तो उनका जो आइडिया था फ्रीडम का वो भी डिफरेंट था। फार्मर चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं ताकि जो टैक्स उनको पे करने पड़ते हैं उनकी दरें, उनका रेट थोड़ा सा कम हो जाए। इंडस्ट्रीज ये चाहते थे अंग्रेज यहाँ से इसलिए चले जाएं क्योंकि उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। वर्कर्स जो थे उनकी इच्छा ये थी कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाएं ताकि उनकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो बेटर हो सकें। और हर कोई जो है वो फ्रीडम को सपोर्ट करता था। लेकिन आप एंड में ये कह सकते हो कि मतलब इन तीनों का एग्जांपल लेकर कि हर कोई फ्रीडम के आइडिया को तो सपोर्ट करता था, लेकिन फ्रीडम से मिलने वाले बेनिफिट्स को लेकर सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग थी, ठीक है। फार्मर कुछ और चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज कुछ और चाह रहे हैं, वर्कर्स कुछ और चाह रहे हैं, सबकी समस्या अलग अलग थी। लेकिन समस्या के पीछे जो जड़ थी, जो अंग्रेज, वो तो सोर्स तो एक ही है। तो सोर्स को मिटाने की वजह से लोगों को लगता था चाहे तुम्हारे जीवन में तुम कुछ और एक्टिविटी करते हो, तुम कुछ और एक्टिविटी करते हो, मैं कुछ और एक्टिविटी करता हूं, लेकिन हमारी सबकी समस्या का जो जड़ है वो यही है अंग्रेज। और इसका समाधान यही है कि इनको जड़ से निकालकर फेंक देना, इंग्लैंड वापस भेज देना, ठीक है। अब यहां पर कांग्रेस का रोल जो है, उसकी एक भूमिका, उसकी एक इंपॉर्टेंस आपको बताई जाती है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। और कांग्रेस का रूल असली रंग रूप में शुरू हुआ जब महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पार्टी थी उस टाइम पर, प्रोमिनेंट पार्टी थी, ठीक है, अंडर महात्मा गांधी, उसने कोशिश ये करी कि सारे के सारे लोगों को यूनाइट करा जाए, अलग अलग ग्रुप्स को विद इन वन मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? उन्होंने कोशिश करी कि वो सारे कैटेगरीज के लोगों को इन्वॉल्व कर लें आज़ादी की लड़ाई में। फिर चाहे वो फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, स्टूडेंट्स हो, औरतें हो, बिजनेसमैन हो, ट्राइबल्स हो, अर्बन मिडिल क्लास हो, उनकी लीडरशिप की वजह से जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, डायरेक्शंस वही देते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने कमान संभाली तो उसकी वजह से अलग अलग सेक्शंस के जो लोग हैं वो एक साथ आए विद इन वन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब ये वाला काम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको गांधी जी को कोसना नहीं चाहिए, ये वाला काम कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले थी, कांग्रेस पार्टी बनी थी। अगर मैं आपको हम आगे चल के पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में, लेकिन आपको अगर मैं अभी रेफरेंस के लिए बताऊं, कांग्रेस पार्टी तो 1885 में ही बन गई थी, 1885 में ही बन गई थी। इसको एक ब्रिटिशर ने ही बनाया था जिसका नाम था A.O. ह्यूमे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, ठीक है। AO की फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। अब 1885 में ये बनी थी और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 के आसपास, ठीक है। तो कब बनी थी कांग्रेस पार्टी? और 1915 में गांधी जी के आने के बाद, जब कुछ टाइम के बाद इन्होंने ज्वाइन करा इस कांग्रेस पार्टी को, तब जाकर आप ये समझो कि 1885 से 1915 तक कोई भी ऐसा कांग्रेस का लीडर रहा ही नहीं जिसने इस चीज़ के ऊपर बात करी हो कि हमें अलग अलग सेक्शंस को, डिफरेंट कैटेगरीज एंड कम्युनिटीज के लोगों को साथ लेकर आना है अंग्रेजों को भगाने के लिए। गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली पर्सन इन द कांग्रेस टू डू सो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये इस चीज़ के तारीफ करने के काबिल है, ठीक है। अब 2 मेजर मूवमेंट्स ऐसी थी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर टर्निंग पॉइंट थी और जिसकी लीडरशिप महात्मा गांधी ने संभाली थी। आप बचपन से इनके नाम जानते हो कि चैप्टर में हम डिटेल तरीके से एक्सप्लोर भी करेंगे इनको आगे चलकर। एक थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आगे चलकर एक और थी प्रोमिनेंट, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। हम सबके बारे में आराम आराम से जानेंगे चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यूनिटी इतनी इजी थी भी नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत के लोग जो यूनाइटेड हो गए थे, उनकी कॉमन वॉइस थी, अंग्रेजों को भगाना है,
ठीक है, वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में जो थे अंग्रेज़ों को भगाने की मेहनत मुशक्क़त कर रहे थे। महात्मा गांधी की उन्होंने वॉइस जो थी, जो डिमांड थी कि सब लोगों को एक साथ मिल जाना चाहिए, उसको मान लिया। ये कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में, प्रैक्टिकलिटी में इतना आसान भी नहीं था ये वाला प्रोसेस। यूनिटी देखी गई है लेकिन ईजी तरीके से नहीं आई वो। तो यूनिटी इमर्ज हुई, लेकिन यूनिटी के साथ साथ कुछ कुछ कभी कभार तू मैं भी चलती थी, कन्फ्लिक्ट्स भी चलते थे, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे। जैसा कि अभी हमने देखा, सब लोग अलग अलग चीज़ें चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो अक्सर एक दूसरे से डिसएग्री भी करते थे। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आगे चलकर रियलिस्टिक एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी ने कहा हम ये वाली मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस मूवमेंट का ये एजेंडा है और इससे हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि इस सेक्शन को बेनिफिट मिले, उस रीजन को बेनिफिट मिले, ये चीज़ अंग्रेज हटा दें, ये लॉ एबॉलिश कर दें। तो 5-6 कैटेगरीज के लोग जो हैं वो खुश हो गए इससे। अब 2-3 कैटेगरीज के लोग जो है वो मुंह फुलाकर बैठ जाते थे कि आपने बापू हमारी बात तो करी नहीं, हमारे इंटरेस्ट की तो बात करी नहीं, हम क्यों आपका साथ दें, आप तो पिछले 3-4 मूवमेंट जो लॉन्च कर चुके हो, आप उसमें सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों की, इस बिजनेस क्लास की, उन फार्मर्स की, सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हो, आप हमारी बात तो कर ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर कभी कभार थोड़ा सा बहस का एक मुद्दा बन जाता था, तू मैं का एक मुद्दा बन जाता था, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी जो थी हमारे देश में वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, रेदर देन समथिंग जो कि इंस्टेंटली अचीव हो गई। यानी कि लोगों को यूनाइट करना इतना आसान नहीं था, वो इंस्टेंटली नहीं हो गया कि चुटकी बजाते हुए गांधी जी ने सबको बोला और सब लोग आ गए हों। कभी कभार गांधी के मेथड्स पे भी लोगों को शक हुआ। और देखो, गांधी चाहे कोई भी बात कर ले, जब तक लोग कन्विंस नहीं होंगे तो लोग आएंगे कैसे आज़ादी की लड़ाई करने। तो लोग कभी कभार कन्विंस होते थे, ज्वाइन कर लेते थे कांग्रेस को, और कुछ लोग जो कि डिसएग्री करते थे गांधी जी से, गांधी जी की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस पार्टी के एजेंडा से, या बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखोगे, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग आप देखोगे ऐसे जो कि इंडियंस होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों का साथ देते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं करा। जैसे आप मूवीज़ में देखते होगे, लेजेंड ऑफ भगत सिंह वगैरह की मूवीज़ में आपने देखा होगा, जहाँ पर कुछ इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट थे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने ब्रिटिशर्स की साइड से उनकी आर्मी में भर्ती होने आर्मी में भर्ती होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा। पुलिस वाले बड़े सारे इंडियंस थे जो कि अंग्रेज़ों का साथ देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के लोग, कुछ सेक्शंस के लोग हमारे देश में ऐसे भी थे जो कि अंग्रेज़ों का भरपूर तरीके से साथ देते थे। उनको कुछ लेना देना नहीं था गांधी जी की बातों से, कांग्रेस के एजेंडा से, देश की आज़ादी की लड़ाई से। और कुछ लोग जो कि कांग्रेस को ज्वाइन कर भी लेते थे, उनके बीच में तू मैं होती थी, वो छोड़ भी देते थे। तो लोगों को एक धागे में पिरोकर रखना इतना आसान भी नहीं था, ये आपको बताया जा रहा है। तो मेन थीम्स क्या थी नेशनलिज्म की इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तो नेशनल मूवमेंट का डेवलप होना, जो कि हमें ये बताता है कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक्सपेंड करा। यहाँ पर एक्सपेंशन का मतलब ये है अलग अलग रीजन से लाकर लोगों को जोड़ा और उस इंडियन नेशनल मूवमेंट को वास्ट बनाया, ठीक है, बड़ा बनाया। क्योंकि बड़ा कैसे बनाया, जितने ज़्यादा लोग अलग अलग रीजन से बढ़ती होंगे, जिनका नारा सबका सेम होगा कि अंग्रेज़ों को हमें भगाना है, उतनी ज़्यादा वास्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारी होगी, ठीक है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स का हमें पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला, जो कि हमें ये बताता है कि कैसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने ज्वाइन करा हमारी आज़ादी की लड़ाई को। फॉर एग्जांपल पीजेंट्स जो थे वो आए आज़ादी की लड़ाई में, वर्कर्स आए, विमेन आई, बिजनेसमैन आए, ट्राइबल आए, स्टूडेंट्स आए। ये सारे कैटेगरी के जो लोग थे इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भरपूर तरीके से अपना योगदान दिया। उसके बाद तीसरी थीम ये थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग ने लोगों की इमेजिनेशन को भी कैप्चर करा, जो कि हमें बताता है कि नेशनलिज्म लोगों के लिए एक इमोशनल फोर्स बनी। ये देशभक्ति की भावना ने लोगों को इमोशनली ज्वाइन करा, ठीक है। जो लोग ये मानने लग गए थे नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद कि इंडिया एक नेशन है, फ्रीडम को पाना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अंग्रेज़ों को भगाने की वजह से जो हमें फ्रीडम मिलेगी उसके लिए मेहनत करना, मुशक्कत करना, स्ट्रगल करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये चीज़ अचीव करी जा सकती है, आज देश की आज़ादी, देश की इंडिपेंडेंस अचीव करी जा सकती है ओनली एंड ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन, जब हम सब मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे लोगों के, हम ये कह सकते हैं एंड में कि सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे,
अलग अलग आइडियाज़ थे, ठीक है। कभी कभार कुछ मतभेद हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन गोल सबका एक ही था जो कि क्लियर था, और वो थी देश की आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। तो यूनिटी के थ्रू और कलेक्टिव एक्शन के थ्रू इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता चला गया, उसकी तरफ आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। पहले पेज के ऊपर हमारी इस चैप्टर में ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। A to Z सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है, आपको कोई भी गाइड बुक या किसी भी चीज़ की, किसी भी सोर्स की नीड नहीं पड़ेगी। कंटेंट ज़्यादा ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये एक फिगर गिवन है जहाँ पर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 1919, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ आपको शो करती है, एक ह्यूज पब्लिक प्रोसेशन हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। तो ये शो करता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर, ठीक है, लोग जो थे वो सड़कों पर कैसे इकट्ठे हो जाते थे, और ये कॉमन फीचर था इस टाइम पर, अक्सर ये चीज़ मतलब देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये इमेज हाईलाइट ये करती है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि लोग अक्सर आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर, अलग अलग मूवमेंट्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों के बीच में यूनिटी है। डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल होता था, गांधी के अंदर जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, लोगों के पब्लिक प्रोटेस्ट जो हुए हैं वो पीसफुल हुए हैं, क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी आप जानते हो, ही बिलीव्ड इन अहिंसा, ठीक है। ही बिलीव्ड इन नॉन कॉपरेशन, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ठीक है। हथियारों का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर ग्रो हुई थी कि लोग समझ गए थे कि अंग्रेज जो हैं वो हमें फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी जो है वो कभी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। वो उनके सिर्फ हमें सिर्फ सपने दिखाते हैं, एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कभी कभार खुश करने के लिए हमें, कोई एक एक्ट लाकर या कुछ लाकर, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेस्ड रूल है, वो हमारा शोषण करते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से मास पॉलिटिक्स का जो फेज़ है वो भारत के अंदर स्टार्ट हुआ। दोस्तों मास का मतलब, मास वर्ड का मतलब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में होता है लोग, ठीक है। तो लोग जो हैं उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। राजनीति मतलब उनको कोई लीडर वगैरह नहीं बनना था, लेकिन वो इतना चाहते थे कि जो भी हमारा लीडर, जैसे महात्मा गांधी लीडर थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी के एक नारे पर कि डायरेक्शन वो पर्सन देंगे और करना क्या है, कैसे करना है वो हमें बताएंगे, हमें सिर्फ उनका साथ देना है, ठीक है। तो लोग जो थे उन्होंने गांधी जी की बात को मानकर मास प्रोटेस्ट शुरू करा, और मास पॉलिटिक्स का फेज जो है वो भारत के अंदर स्टार्ट हुआ, जहां पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग आपको इंटरेस्टेड दिखेंगे, उमड़ कर आएंगे वो सड़कों पर गांधी जी की एक वॉइस पर, ठीक है, और भी लीडर्स की वॉइस पर, लेकिन गांधी क्योंकि प्रोमिनेंट रूलर थे यहाँ पर इस टाइम पर, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर थे, रूलर नहीं बोलना चाहिए हमें, सॉरी, प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उनके एक नारे पर, एक आवाज़ पर बहुत कुछ हो जाता था, बहुत सारे लोगों को वो इकट्ठा कर लेते थे, इसलिए हम उनका रेफरेंस देखकर सारी बातें कर रहे हैं। तो मास प्रोसेशंस होना, प्रोटेस्ट होना, ठीक है, मास वर्ड का मतलब आप समझ गए, जनता की बात यहाँ पर हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड बना कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत के ऑपरेशन के खिलाफ लोग जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों की टर्म्स को जान लेते हैं। नेशनलिज्म क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जो कि लोगों के बीच में यूनिटी को दिखाता है, कॉमन आइडेंटिटी और लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस ओन नेशन, या फिर आप नेशन स्टेट भी बोल सकते हो, टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। नेशन स्टेट का क्या मतलब है? ये एक ऐसा स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पर एमपी, यूपी, बिहार की बात नहीं हो रही है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में स्टेट का मतलब बेसिकली एक लैंड होता है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, पर्टिकुलरली कंट्री मतलब, ठीक है। तो जहां पर लोग जो हैं उनकी एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी होती है, ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर एक पर्टिकुलर लोगों की, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों की एक नेशनल आइडेंटिटी जो है वो एसोसिएटेड हो। आइडेंटिटी क्या है कि कैसे इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को एक लैंड पे रहने के बाद अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है कि आप अपनी कम्युनिटी या नेशन के प्रति आप एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो फील कर रहे हो, आप इमोशनली कनेक्टेड हो। नेशनल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस वर्ड का मतलब होता है अवेयरनेस, ठीक है, कि आप पर्टिकुलर एक नेशन से बिलोंग करते हो और आपकी
शेयर्ड इंटरेस्ट है, यानी कि जो समस्या आपको है वो किसी और को भी है, वो मुझे भी है, और हम सब मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, ठीक है, उसको शेयर्ड इंटरेस्ट कहते हैं। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है? जब एक देश किसी और देश के हाथ में आ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कब्जा करेगा उसको आप कहोगे कोलोनाइजर, जिसके ऊपर कब्जा होगा उसको आप कहोगे कॉलोनी। तो जिसके ऊपर कब्जा हुआ होता है उस देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल किसी और देश के हाथ में आ जाता है, कोलोनाइजर के हाथ में आ जाता है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी स्ट्रगल होती है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब हमेशा सिर्फ इंडिया की आज़ादी की लड़ाई, इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बात नहीं हो रही होती है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एक कॉमन टर्म है जो कि किसी भी कंट्री के लिए यूज करा जा सकता है, कि जब किसी कंट्री के अंदर कॉलोनियल रूल है तो स्ट्रगल कर कर, सड़कों पर आकर, प्रोटेस्ट कर कर, ठीक है, कैसे लोग उनको भगा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का हो सकता है, कुछ पीसफुल हो सकते हैं, कुछ वायलेंट हो सकता है। हमारे देश में भी सारे जो मूवमेंट रही हैं, सारे जो प्रोटेस्ट रहे हैं, वो हमेशा पीसफुल नहीं रहे, सिर्फ गांधी जी वाले पीसफुल रहे, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जैसे भगत सिंह हो गए, ठीक है, राजगुरु हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, इन्होंने जो स्ट्रगल करे हैं, दे बिलीव्ड इन वायलेंस। इनका ये मानना था कि अंग्रेज एक भूत है और लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कि जो पावर में कोई पर्सन है या कोई एक अथॉरिटी है, उसका रूल ऐसा है कि वो आपको ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल अनजस्ट, यानी कि अनफेयर तरीके से, और उनका रूल काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी है, हार्श है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट क्या है? ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है कि आप कॉलोनी को, एक पर्टिकुलर कॉलोनाइजर को बाहर भगा रहे हो अपने देश से, अपने ऊपर से कॉलोनी का आप एक टैग हटा रहे हो। और नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ये कलेक्टिव स्ट्रगल होती है। कलेक्टिव स्ट्रगल मतलब बहुत सारी कैटेगरीज एंड सेक्शंस के लोग, कम्युनिटीज के लोग साथ में आते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी देश की आज़ादी की मांग कर सकें। फॉर एग्जांपल इंडिया का इंडिपेंडेंस। वैसे नेशनल मूवमेंट में गलती से मैंने यहाँ पर इंडिया से इंडिपेंडेंस लिख दिया, किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंस हो सकती है जहाँ पर आपको कलेक्टिव स्ट्रगल देखने को मिले लोगों का, ठीक है। जैसा कि ये टर्म कंट्री न्यूट्रल है, किसी भी कंट्री के लिए आप इस टर्म को यूज कर सकते हो, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट भी कंट्री न्यूट्रल टर्म है, आप किसी भी कंट्री के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हो, इंडिया की इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस को हम धीरे धीरे करके जानेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।